बदला था। मैं उस समय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री था। हमारे अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी हुआ करते थे और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि उस कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा करेंगे जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था और जहां पर उन्होंने बलिदान दिया था। मुझे याद है कि 2011 की जब इस यात्रा को लेकर हम लोग निकले थे तो देश भर में कांग्रेस की सरकारों को बेचैनी हो गई थी। कांग्रेस के नेता पूरी तरह से कह सकते हैं बौखला गए थे। उनको डर था ये बड़ा यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा संदेश लेके आने वाला है। मुझे याद है 2011 में 22 जनवरी को हम हमारे पार्टी के जो भी कार्यालय के मंत्री हैं माननीय महेंद्र जी और हमारे गंगा प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं, हम तीनों लोग कश्मीर गए थे और कश्मीर में जाकर वहां के प्रशासन को कहा कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाहते हैं। मैं आज आपके सामने उस विषय को इसलिए रख रहा हूं मित्रों, वो कहानी वो स्मरण निश्चित रूप से आज की पीढ़ी को और मुझे तो लगता है कि आज के जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूर जानने का अधिकार है। मैं उस समय नहीं था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया। 1953 में जब उनकी आहुति हुई, हम लोगों ने उनके संघर्षों को बाद में जाना। 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जिस व्यक्ति ने जो संकल्प लिया था, जो सपना देखा था, उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी? मुझे बात जब मैं वहां के प्रशासन के लोगों से मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर की घाटी में अगर तिरंगा लहरेगा तो कश्मीर का अमन चैन खत्म हो जाएगा। ये वो समय था जब दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत काम करती थी, कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठे हुए थे। जब हम मिलकर लौटे तो उसी कश्मीर के लाल चौक पर जब देखा तो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन बैठी थी। मित्रों, मैं आज इसलिए ये वाक्य आपके सामने बता रहा हूं कि लोग पूछते हैं क्या बदला। मैं कहता हूं मेरे भारत में बहुत कुछ बदल गया। जिनके चश्मे में अभी देखने की क्षमता नहीं बची हो वही इस बदले में भारत को नहीं देख पाते। 2011 का वो स्मरण और 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो वही कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया हुआ नजर आता है। ये बदला है जम्मू कश्मीर का माहौल। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं। मैं उस समय जम्मू कश्मीर में था, किस प्रकार से यहाँ की सरकार उस समय और दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने हमें तिरंगा फहराने के लिए, रोकने के लिए कर्फ्यू तक लगा दिया गया था। मुझे एक घटना और बताने का इच्छा है आप सबों के बीच में। मैंने उस कालखंड में देखा कि जब भारत से तिरंगा लेकर कश्मीर में कोई व्यक्ति जाता था तो एयरपोर्ट पर उसके ब्रीफकेस की चेकिंग होती थी कि कहीं भारत का तिरंगा कोई लेके आ जाएगा तो कहीं न कहीं कश्मीर में शांति भंग हो जाएगी। हम लोगों ने उस समय जम्मू में पेपर छपता था, जम्मू के पेपर के थाक के बंडल में डालकर हम लोगों ने भारत का तिरंगा कश्मीर तक भेजने का काम किया था। ये वो समय था जब दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत और यहाँ की सरकार बैठी थी। जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा को समाप्त किया और 35A को समाप्त किया तो मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को असली आजादी 2019 में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था उस सपने को पूरा करने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का संकल्प पूरा होने वाली बात है। मित्रों, आज हम जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आहुति को याद कर रहे हैं, मुझे मालूम है यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों के अलग अलग स्मरण होंगे। उसके पहले हमारे पूर्व के पार्टी के राष्ट्रीय माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने भी यात्रा निकाली, संघर्ष किया। हमारे अभी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय उस यात्रा के महासचिव के रूप में, उस यात्रा के कार्यकर्ता के रूप में भाग लिए। उन्होंने भी संकल्प किया था
कि मुझे कश्मीर के घाटियों में, कश्मीर के वादियों में, जम्मू कश्मीर में भारत के तिरंगे को फख्र से लहराना है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम उनके 125वीं जयंती मना रहे हैं तो उनका जन्म स्थान पर भी भारत का तिरंगा गर्व से लहरा रहा है और भाजपा का भगवा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के रूप में। पश्चिम बंगाल में भी मित्रों जिस प्रकार से संघर्ष हुआ, पश्चिम बंगाल में भी जिस प्रकार से लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाहर की पार्टी है, अरे जिस भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य का जन्म स्थान कलकत्ता था उसको भी हमने भगवामय किया। भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान आज वहां पूरी तरह से गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास के पैमाने को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मित्रों जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है। मैं आज जब उसके पहले भी कई बार यहाँ पे आता था, कार्यकर्ताओं के जो संघर्ष थे, मैं आज संघर्ष को भी नमन करता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने चाहे कश्मीर की वादियों से लेकर जम्मू तक काफी लंबे समय तक संघर्ष किया है, परिश्रम किया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो सपना और जो संघर्ष आपने किया उसको हमारे नेता और आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। मित्रों आज जब हम कांग्रेस के कुकर्म को देखते हैं, कांग्रेस की नाकामी को देखते हैं तो लगता है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बैठी होती तो आज भी जम्मू कश्मीर का युवा स्टोन पेटर्स के रूप में जाना जाता, रणजी विजेता के रूप में नहीं जाना जाता। आज पूरे देश में भारत के युवाओं की चर्चा होती है, पूरे विश्व में भारत के युवाओं की चर्चा होती है। मुझे याद है 2014 के पहले कश्मीर के युवाओं को लोग कहते थे कि ये स्टोन पेटर्स है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट के मैदान में जम्मू कश्मीर के युवाओं ने अपना दमखम दिखाया और एक रणजी विजेता के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर का सम्मान बढ़ाया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का उस सपना है जो उन्होंने खेलों को बढ़ावा दिया और खेल के साथ शांति और सौहार्द को भी आगे बढ़ाया। मैं मानता हूं कि अगर आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस जयंती को मना रहे हैं जो 125वीं जयंती है, मैं मानता हूं कि उन्होंने जिस कम आयु में हम युवाओं को आज भी प्रेरणा लेनी चाहिए उनके कार्यशैली, मात्र 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि पहली जब 1937 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली बार जब बंगाल के विषय को लेकर पहली बार अंग्रेजी से बाहर जाकर बंगाल के भाषा में, बंगाली भाषा में वहां पर संबोधित किया था, तो वो भी अधिकार उनको इसलिए मिल पाया था क्योंकि उस समय के कुलपति श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के रूप में वहां पर थे। और मैं मानता हूं कि अपनी मातृभाषा का, अपनी मातृभूमि का सम्मान करने का काम हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी शुरू से उसको अपना संकल्प लेके किया। वो अपने जब उन्होंने इस देश में पहली बार सरकार बनी और देश में उनको देश के औद्योगिक मंत्री के रूप में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी, उस समय भी उन्होंने देश को पहला उद्योग देने का काम, पहला अधिकार देने का काम उन्होंने किया था। और मुझे याद है आज मुझे जब यहाँ के लोगों ने चर्चा कर रहे थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में बता रहे थे तो मुझे ये बात जानकर खुशी हुई कि चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना, सिंदरी का खाद कारखाना या हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जैसे उद्योगों को सबसे पहले स्थापित करने का काम हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। आप सोच सकते हैं 1950 में भी हमारे नेता की ये सोच थी कि हमको जहां औद्योगिक विकास करना है वहीं अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को भी बचा कर आगे बढ़ना है। और मैं कह सकता हूं कि मेक इन इंडिया जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी आज लगातार हर युवाओं के लिए करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं मेक इन इंडिया के इस योजना के माध्यम से, उस मेक इन इंडिया का भी कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1948 में अपने वक्तव्य में किया था। मैं मानता हूं कि इस देश को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा ऐसा विचारक मिला जिन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना की
और हम कह सकते हैं जिस समय हम जम्मू कश्मीर के उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, मुझे आज आपको ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर बंगाल को भी किसी ने पश्चिम बंगाल को बचाने का काम किया तो हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, नहीं तो कांग्रेस के लोगों ने तो उस समय पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के साथ जोड़ने का काम किया। मैं आज इसलिए ये बात बता रहा हूं मित्रों, ये ऐसी उनके जीवन के ऐसे परिचय हैं जिसको आज के युवा को, आज के पीढ़ी को जरूर जानना चाहिए। लेकिन मित्रों, जहां एक ओर उनके संघर्ष, उनके बलिदान को हम याद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम सबको इस बात की प्रेरणा लेनी है, इस बात का संकल्प लेना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को हम किस ओर लेके जाना चाहते हैं। मुझे मालूम है जम्मू में लगातार हमें समर्थन मिलता है, लगातार लोगों का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी हमारे संघर्ष और संकल्प का दौर बाकी है मित्रों। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश के विकास के पैमाने में हम आगे बढ़ रहे हैं, आज इस देश में 25 करोड़ गरीबों को अगर गरीबी रेखा से बाहर लेकर हम आ पाए हैं तो निश्चित रूप से उसमें जम्मू कश्मीर का भी बहुत सारा परिवार जुड़ा है। एक समय था इस 370 धारा के ऐसी व्यवस्था पैदा की गई थी कि उस व्यवस्था से यहाँ के लोगों का भला नहीं हो रहा था, यहाँ के लोगों को विकास नहीं मिल रहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास के कई नए पैमाने बनाए और आज जम्मू कश्मीर विकास के पैमाने में अग्रणी राज्यों की भूमिका में आगे आ रहा है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन के लिए आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का युवा निश्चित रूप से रोजगार देने वाला ही नहीं, रोजगार लेने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला बनकर उभरे। हम आज युवाओं से आह्वान करने आए हैं मित्रों, जहां हमें जम्मू कश्मीर के मिट्टी को, जम्मू कश्मीर की माटी को सुरक्षित रखना है और उस सपने को साकार करना है जिस सपने को हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था। मैं कह सकता हूं कि उनके आज बलिदान के विषय को एक एक युवाओं को सीखने की आवश्यकता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में किस प्रकार का संघर्ष किया। आज जब हम कहते हैं, एक समय था इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जम्मू और गरीब के खाते तक 15 पैसा पहुंचता है। पर मुझे आज गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था लागू की कि आज दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में 1 रुपया पहुंचता है। 91 लाख करोड़ रुपया से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का, गरीबों के खाते में पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हम अगर जब इस आंकड़े को देखते हैं तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि आज जब गरीब परिवार के बारे में लोग केवल राजनीति के शब्दों में प्रयोग करते थे, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज देश में केवल 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला। और इन वर्गों को उन्होंने जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया है, आज अगर हम 3 करोड़ लखपति दीदी बहनों की बात करते हैं, आज हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को आवास देने की बात करते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारा उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का है। मुझे याद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और दिवाली का समय आया तो दिवाली का समय उन्होंने सैनिकों के साथ इन्हीं कश्मीर की वादियों में बिताने का काम किया। मैं इसलिए आज इस बात का जिक्र कर रहा हूं, पहले लोग दिल्ली में सरकार में बैठते थे, दिल्ली में प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली तक ही महफूज रहते थे, पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हर राज्य के विकास की चिंता करते हैं और उस राज्य में जाकर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। इस देश में नॉर्थ ईस्ट की चर्चा एक अलग ही तरीके से होती थी, पर मैं आज कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां जम्मू कश्मीर विकास के पैमाने पे आगे बढ़ रहा है, वहीं नॉर्थ ईस्ट की भी राज्य आज विकास के पट्टी पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी सोच है। हम केवल केंद्र की राजधानी को ही नहीं, हम देश की राजधानी को ही नहीं विकसित करते, हम विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम। इस देश में एक समय सोच था, सरकारें कहती थी कि सीमाओं में पड़ने वाले गांव हमारे अंतिम गांव हैं और अंतिम गांव की सुरक्षा के प्रति, उनके विकास के प्रति कोई चिंता नहीं होती थी। पर माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने उस सोच को बदल के रख दिया मित्रों। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं में पड़ने वाले गांव हमारे प्रथम गांव हैं और उन गांव का विकास और उनकी सुरक्षा देश की सबसे पहली जवाबदेही है। मैं मानता हूं कि यह संदेश उन गांव में सीमाओं पर रहने वाले लोगों को निश्चित रूप से ताकत देता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि दिल्ली में बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम गांव तक के लोगों की चिंता करता है मित्रों। ये बदलाव मित्रों ऐसे ही नहीं आया है। इस बदलाव के लिए आपने लंबा संघर्ष किया है। देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर आशीर्वाद दिया, हमें याद होना चाहिए 2012 और 2013 का समय, जिस समय सरकारें चलती थी और देश के लोगों को केवल इस रूप में देखा जाता था कि भारत के लोगों के बीच में केवल अराजकता है, भ्रष्टाचार है। हम जब देश के दूसरे भागों में जाते थे तो विकास की चर्चा कम होती थी और अराजकता और भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम देश में अगर विकास की बात करेंगे तो हम भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की नीति से अपनाएंगे। और मैं कह सकता हूँ जम्मू कश्मीर के भी लोगों को भी उन्होंने विकास के पैमाने पर अगर जोड़ा तो उसका बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के एक गरीब परिवार को मिला है। आज हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सोशल सिक्योरिटी में 95 करोड़ से अधिक लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकास की वेलफेयर की योजना है वो गरीब के खाते तक पहुंच रही है मित्रों। आज अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो एक समय मात्र 91 लाख किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग, 91,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग था। आज करीब 1.5 लाख किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर आज हम हवाई अड्डे की बात करते हैं तो मात्र 74 हवाई अड्डे होते थे, आज देश में 160 हवाई अड्डे हैं। हम मोबाइल नेटवर्क पे, मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में पूरे विश्व में अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं। एक समय किसी देश के बारे में कहा जाता था कि ये देश मैन पावर है, यहाँ पर लोग एक मैन पावर के रिसोर्स के रूप में देखा जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सपने को भी बदला, सोच को बदला और मैं कह सकता हूं कि आज भारत मैन पावर नहीं मैन्युफैक्चरिंग पावर बनकर उभर रहा है। मैं आज के दिन जम्मू कश्मीर को इस बात के लिए विश्वास दिलाने आया हूं कि दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है उसका आज भी वही संकल्प है कि हम जम्मू कश्मीर के विकास में किसी संकल्पित हैं। हमें मालूम है कि जिस प्रकार से यहाँ की सरकार का नीतियां आज भी वो दोहरी नीति के साथ काम करते हैं, जम्मू के प्रति उनकी सोच और कश्मीर के प्रति उनकी सोच दोहरी रहती है। लेकिन मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रेरणा से काम करता है। उस कश्मीर के वादियों में भी भाजपा का कमल आज नहीं तो कल खिलेगा और निश्चित रूप से कश्मीर और जम्मू पूरी तरह से भाजपामय बनेगा। हमारे संघर्ष अभी भी है, लेकिन हम अपने वहां के लोगों को भी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमने कभी उस आईने से नहीं देखा कि विकास की किरणें किस गरीब के खाते में पहुंचती हैं। हमने इस आईने से देखा कि जो भी गरीब है वो भारत का व्यक्ति है, उसके विकास की चिंता हमें करें। हमने धर्म के आईने से लोगों को नहीं देखा है, हमने विकास के पैमाने पर एक व्यक्ति को जोड़ने का काम किया। अगर आज हमने ट्रिपल तलाक को खत्म किया तो मैं मानता हूं कि मुस्लिम बहनों को एक स्वावलंबी और सुरक्षित जीवन देने का काम हमने किया है। मैं मानता हूं इस देश में हमारे लिए अभी भी कई बड़े लक्ष्य बचे हुए हैं, पर देश में जो अभी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं को प्रयास में किया जा रहा है, मेरा मानना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को अभी भी आने वाला 20 वर्ष बहुत ही संघर्ष का वर्ष होगा। अगर हम 2047 का विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और 2047 के विकसित भारत को देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको भारतीय जनता पार्टी को भी उसी प्रकार से मजबूती से खड़ा करना होगा। हमारे पूर्व के वरिष्ठ नेताओं ने अपने संघर्षों, अपने बलिदान के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर कहीं न कहीं भाजपा को इतने बड़ा विस्तार से रूप दिया है। लेकिन हमारे इस वर्तमान पीढ़ी को भी अपने कालखंड का संघर्ष करना पड़ेगा। हमें आज भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता के साथ सीधे संवाद से जुड़ना होगा, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को 2047 में इसी प्रकार से और मजबूती से खड़ा कर पाएंगे मित्रों। और तभी हमारा सपना देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का, और मेरा पूरा विश्वास है 2047 का जिस समय हम सपना पूरा करेंगे उस समय जम्मू कश्मीर को भी 2047 में विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर देंगे। और मेरा पूरा विश्वास है हमने देश के जनता के दिलों में
उतर कर काम किया है। देश की जनता